हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, जिसमें आप लोगों को 5 मार्क्स का लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। हालांकि हम आप लोगों को पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ परख का मॉडल पेपर, यहाँ तक कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बुक का चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हिंदी, इंग्लिश सब में पढ़ा दिए हैं। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम के लिए उन सबको देखने का तो समय नहीं है। अगर आप उन सारे लेक्चर्स वीडियो को देखते हो तो आपका सारा एक-एक करके सारा चैप्टर बाय चैप्टर, सारा यूनिट बाय यूनिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ पूरा इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट 5-5 नंबर का क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएँगे हिंदी, इंग्लिश दोनों में। ज जिसको याद कर लेने से आपका एग्जाम में काम चल जाएगा और यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन 100% जो है वो पूछा जाएगा ही जाएगा। तो जिन लोगों को भी इकोनॉमिक्स का डर है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को ये वीडियो अच्छा से देखना है। बिहार बोर्ड वालों के लिए इकोनॉमिक्स का एग्जाम खत्म हो चुका है। उन लोगों को ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम नहीं बता पाए थे, लेकिन हम जितना भी बिहार बोर्ड वालों को पढ़ाए थे, चाहे वो 3-3 नंबर का क्वेश्चन था या चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा और उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम में उस पेपर को सोल्व किया। 3 नंबर का क्वेश्चन हम आप लोगों को इससे पहले बता दिए थे। उसके ऊपर लगभग 4 वीडियो अपलोडेड है और इन सारे 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है, वो आप लोगों को राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हम दे चुके हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। वहां जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मॉडल पेपर सब चीज अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर थ्योरी सब चीज अवेलेबल है। वहां से जाकर के आप ले करके जरूर उसको पढ़ना, ठीक है? चलो समय नहीं गवाते हैं, एक-एक करके हम लोग करते हैं और इसके ऊपर लगभग हम लोगों का 5 वीडियो आने वाला है। ये पहला वीडियो होगा, ऐसे ही जल्दी-जल्दी हम लोग इसके ऊपर जो है वो 5 वीडियो को कवर करेंगे। चलो आते हैं एक-एक करके पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? हाउ इज प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? अब देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हम ये चैप्टर पढ़ाते समय आप लोगों को ये बताए थे। अगर नहीं आप लोग उस वीडियो को देखे हैं तो हम बता दे रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अब चूंकि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है, इसलिए एक अकेला जो विक्रेता होता है वो मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाता है, जबकि उद्योग के द्वारा जो कीमत तय किया जाता है उसे ही ये फर्म स्वीकार कर लेता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब है सामान को खरीदने वाला और सामान को बेचने वाला जिस बिंदु पे आकर के एग्री हुआ, बेचने वाला बोल रहा है कि हम इस सामान को इतना रुपया में बेचेंगे और खरीदने वाला ये बोल रहा है कि हम इस सामान को इतना रुपया में खरीदेंगे। तो जिस जगह पे बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होता है, उसी में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण होता है। देखो उसी चीज को हम यहाँ लिखे, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। जिस बिंदु पर बाजार की मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटती है वही कीमत का निर्धारण होता है। और इसके बारे में मार्शल ने हम लोगों को कैंची का एग्जाम्पल दिया था और कैंची का सिरा का जैसे बताया, जैसे कैंची होता है उसमें अगर कोई पेपर को काटेंगे तो कैंची का दोनों सिरा जहां पे मिलेगा वहीं से वो पेपर या कपड़ा कटेगा। उसी तरीके से एक सिरा मांग है, एक सिरा पूर्ति है, तो जहां पे मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटे वहीं पे कीमत का निर्धारण हो जाता है। और इसके लिए बहुत सिंपल एकदम छोटा सा ग्राफ बनता है। ये वस्तु का मांग है जो ऊपर से नीचे आता है और ये पूर्ति है जो नीचे से ऊपर जाता है। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटा यहीं पे कीमत का निर्धारण मेरा हो जाता है। ठीक है, आया मेरा बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को देखो, थ्योरी अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, ठीक है? सिंपल सिंपल वे में हम वो थ्योरी लिखवाए हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते जाना। अब देखो यहाँ पे तालिका है, हम तालिका की सहायता से आप लोगों को समझा रहे हैं। इंग्लिश वाले लोग बोलेगो कि सर इंग्लिश में कहा, आप तो हिंदी में समझा रहे हो। तो बाबा इसके तुरंत बाद हिंदी इंग्लिश में भी समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लो। देखो देखो यहाँ देखो, वस्तु का कीमत दिया गया है, यहाँ वस्तु का मांग दिया है और पूर्ति। कीमत यानी कि प्राइस, मांग यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड और पूर्ति यानी कि सप्लाई। अब देखो वस्तु का कीमत घट रहा है, 10 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया। तो जैसे जैसे कीमत घट रहा है वैसे वैसे उसका मांग बढ़ते जा रहा है। जब 10 रुपया था तो मांग 200 था, जब 20 8 रुपया हुआ कि मांग 400 हो गया, जब 5 हुआ तो 500 हो गया, 4 हुआ तो 600 हो गया, 2 हुआ तो 800 हुआ। और जैसे जैसे ये कीमत घटा वैसे वैसे देखो पूर्ति भी घटने लगा। तो देखो बाजार में कीमत का निर्धारण कहाँ होगा? ये मांग यानी खरीदने वाला, ये पूर्ति यानी कि बेचने वाला। तो खरीदने वाला और बेचने वाला देखो यहाँ पे दोनों एग्री हो गया है।
दोनों क्या हो गया, एग्री हो गया। देखो ऐसे समझो, हम आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ए देखो ये कल ही जो है हम थोड़ा-सा ज़्यादा मोटू हो गए हैं, मेरा ज़्यादा पेट निकल गया है। तो ये नहीं होता है टम्मी एक्सरसाइज के लिए पेट का एक्सरसाइज करेंगे, सिक्स पैक बनाएँगे हम भी, है ना? तो ये हम बाज़ार लेने गए, तो हम ये बाज़ार में पूछे कि कितना रुपया दोगे? वो बोलता है ₹500। हम बोले ₹500 नहीं, इसका हम 300 देंगे। वो 500 बोल रहा है, हम 300 बोल रहे हैं, एग्री नहीं हुए। फिर बाद में हम बोले अच्छा ठीक है 350 देंगे, वो बोला कि नहीं 400 देंगे, फिर भी एग्री नहीं हुआ। तो लास्ट में जाकर जब हम जाने लगे तो वो हमको 350 में इसको दे दिया। तो हम खरीदने वाला भी 350 में एग्री हुए और बेचने वाला भी 350 में एग्री हुआ। तो जिस जगह पे हम दोनों एग्री हुए हैं, वहीं पे कीमत तय हो गया। तो यहाँ 500-500 में एग्री हुए, ये देखो 500-500 में एग्री हो गए, यहाँ पे मेरा कीमत का निर्धारण हो गया। ये पी का मतलब है कीमत का निर्धारण मेरा इस बिंदु पर हो गया। ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है ना, सप्लाई है 800, 600, 1400 और माँग है यहाँ पे 600। तो यहाँ पूर्ति ज़्यादा है, तो ये आधिक्य पूर्ति कहलाता है। यहाँ माँग ज़्यादा है, तो ये आधिक्य माँग कहलाएगा। ठीक है? इसको थोड़ा-सा याद रखना और कीमत वहाँ तय होगा जहाँ माँग और पूर्ति एक-दूसरे के बराबर आपका होगा। क्लियर है? चलो, अब देखो बेटा इसके बाद ऊपर जो लिखे हैं, उसी चीज़ को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके समझा दिए। ये लिखना ही लिखना, नहीं तो छोड़ देना। अब देखो इंग्लिश वाले लोगों के लिए भी हम सेम यही चीज़ लिख करके लाए हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस वहाँ तय होगा। इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द प्राइस इज़ डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। द पॉइंट एट व्हिच डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट इज द प्राइस डिटरमाइंड। जिस जगह पे मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, वहीं पे मेरा गुड्स का प्राइस तय हो जाएगा। अब देखो मार्शल ने भी इसके बारे में यही कहा था। मार्शल ने एग्जाम्पल दिया था कैंची का और उन्होंने ये कहा था कि देख भाई, किसी भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो मेरा प्राइस होता है वो तय होता है मेरा फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगा, उसी जगह मेरा कीमत का निर्धारण होगा। ठीक है? अब देखो उसी चीज को हम यहाँ पे सेम वही टेबल हम आप लोगों के लिए सेम यहाँ यही टेबल लेके आए। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड है और ये सप्लाई है। तो देखो ये 500-500 दोनों एग्री हो गया जिस जगह पे, वहां मेरा गुड्स का प्राइस तय हो गया। और इसका ग्राफ, क्योंकि ग्राफ हम ऊपर ऑलरेडी बताए थे, इसलिए ग्राफ हम दोबारा नीचे यहाँ पे नहीं बताए, सेम यही ग्राफ नीचे रिपीट हो जाएगा। ठीक है? आया मेरा बात समझ में? ठीक। इसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी लिखना है तो लिख देना। उसी ग्राफ के बारे में यहाँ पे थ्योरी लिखा गया है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। इस नियम के लागू होने के आवश्यक शर्त कौन से हैं? यानी ये बेसिकली उसका आपको असम्पशन्स पूछ रहा है उसका। ठीक है? ये बोल रहा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। अब देखो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिससे गोसेन का पहला नियम भी कहा जाता है। हम सबको पता है कि गोसेन ने 2 महत्वपूर्ण नियमों को बताया था। एक बताया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा होता है हम लोगों का सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो ये गोसेन का पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक? इस नियम के अनुसार गोसेन ने यह कहा था कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है तो उससे उसको उपयोगिता की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे उपभोग की इकाई को बढ़ाता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। अब देखो अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमको कोई उपयोगिता मिलेगा, हम ये कपड़ा पहने हैं तो हमको ये उपयोगिता मिलेगा, हम ये घड़ी पहने हैं तो हमको उपयोगिता मिलेगा। हर चीज जो हम लोग उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, जरूर हमको उससे कुछ उपयोगिता, कुछ यूटिलिटी मिलता है। तो सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे जैसे हम किसी वस्तु के उपभोग की इकाई को बढ़ाता जाते हैं तो उससे मिलने वाला सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। एक समय आने के बाद उपभोक्ता और उससे मिलने वाली उपयोगिता दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाता है। लेकिन अगर संतुलन की स्थिति में अगर वो आ गया, फिर भी वो उपभोग की इकाई को बढ़ाता जाता है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है। इसी चीज को हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं। देखो सिंपल बता रहे हैं, हाँ, रोटी तो खाते हैं हम सभी। अब मान लो हमको बहुत ज़्यादा भूख लगा था, 1 रोटी खाएँगे, 2 रोटी खाएँगे, 3 रोटी खाएँगे, 4 रोटी खाएँगे, 5 रोटी। 5 रोटी खाते-खाते मेरा पूरा पेट भर जाएगा, ऐसे करेंगे, आज तो पूरा रोटी खा के एकदम पेट भर गया, यानी आप संतुलन में हो गए, सैटिस्फाई हो गए। लेकिन फिर भी अगर आप रोटी को खाते जाइएगा, तो फिर आपको पेट दर्द होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, यानी आपका उपयोगिता जो है वो धनात्मक से ऋणात्मक हो गया।
इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, इसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी हम लोग कहते हैं। कि क्या कहते हैं इसको? आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, देखो अभी जो हम आप लोगों को बताएं वही सेम चीज को बारे में यहाँ लिखे। मार्शल ने भी देखो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में वही चीज को यहाँ पे बताया। ठीक, अब देखो उसी चीज को यहाँ पे हम लोग टेबल के थ्रू कर रहे हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को देखो, ये वस्तु की इकाई है 1 2 3 4 5 6 7। उपभोग की इकाई बढ़ रही है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते जाएगा। एक वस्तु का सीमांत उपयोगिता 20 था, 2 वस्तु का 16 हो गया, 3 वस्तु का 6 हो गया। जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ रहा है वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता देखो घटते जा रहा है। ठीक, यहाँ देखो ये वो बिंदु है जब वो 5 वस्तु का उपभोग किया तो उसको 0 उपयोगिता मिली, यानी यहाँ उपभोक्ता संतुलन पे आ गया। लेकिन संतुलन के में आने के बाद भी वो नहीं रुका, उपभोग की इकाई को बढ़ाता गया, तो उससे मिलने वाला उपयोगिता देखो धनात्मक से क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो गया। ठीक है, आया समझ में मेरा बात कि नहीं आया? इसी सेम चीज को हम लोग यहाँ पे ग्राफ में ला करके दिखा दिए। ए देखो यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, तो ये देखो वो धनात्मक से किस में आ गया? ये ऋणात्मक में मेरा आ गया। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ग्राफ के थ्रू दिखा दिए है और हम चैप्टर नंबर 3 में इसको बहुत अच्छा से आप लोगों को हम पढ़ाए थे। ठीक है बच्चा लोग, आ गया समझ में? अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने की आवश्यक शर्त। हम लोग बोले ना कि जब कोई उपभोक्ता वस्तु की इकाई का उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता घटते जाएगा। तो ये कब होगा? इसका एजम्पशंस, इसका शर्त। पहला, वस्तु का उपभोग लगातार होते रहना चाहिए। वस्तु के उपभोग इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए। सभी वस्तु इकाइयों का आकार व बनावट एक समान या समरूप होना चाहिए। वस्तु की उपलब्ध स्थानापन्न का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता की प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता का फैशन, रुचि, स्वभाव में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये रहा। इंग्लिश में आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिएंट लॉ इज कॉल्ड नीड सेटिस्फेक्शन लॉ. It was propounded by Australian economist Goshen. It is also called Goshen's first law. Human needs are infinity. मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, but any one of these need can be fulfilled, satisfied. It is on this characteristics of need that the principal law of consumption is based on the law of law of मार्जिनल यूटिलिटी डिप्रिसिएशन। मार्जिनल यूटिलिटी डिप्रिसिएशन को आप लिखना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो इस लॉ के रिगार्डिंग क्या होता है। व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्ड वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इट्स डिक्रीजेज। जब कोई उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। While other things are equal, अगर अन्य बातें समान है, a situation arises where the consumer is in a state of perfect equilibrium. एक ऐसी स्थिति आएगी जहां उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। But if the consumer still increases the consumption of the goods, लेकिन उस सीमा पे आने के बाद भी अगर उपभोक्ता उपभोग की इकाई को बढ़ाता जाएगा और गुड्स को कंज्यूम करते जाएगा, then the marginal utility from its become negative from positive. तब marginal utility पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डेप्रिसिएशन, या इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। ठीक है, सेम वही चीज को देखो यहाँ पे, सेम वही ग्राफ टेबल बताएं और सेम वही ग्राफ में यहाँ पे प्रेजेंटेशन करके दिखा दिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो उसका कोई एसेंशियल कंडीशन या जिसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशंस, ये लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी तभी लागू होगा जब ये सब मेरा होगा। ठीक है ना, इसको अच्छा से याद करके रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मेरा बनता है। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी? सम सीमांत उपयोगिता का नियम, जिससे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। अब देखो ये दूसरा नियम हम लोगों को क्या बोलता है। इस नियम में गोसेन ने ये बताया और इस नियम को आगे जाके मार्शल ने भी बताया था। ठीक है, गोसेन और मार्शल का क्या कहना था कि देख भाई, जब कभी भी कोई भी उपभोक्ता है, वो उसके पास जितना भी पैसा है
वो सारे पैसे को एक ही सामान को खरीदने में खर्चा नहीं करेगा। ये बोलता है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास अगर ₹100 है, तो वो ₹100 किसी एक सामान को खरीदने में खर्चा नहीं करेगा। हो सकता है वो 1 से अधिक 2 सामान खरीदे या हो सकता है 2 से भी अधिक सामानों को वो खरीदे। अब भाई सिंपल बात है, ज़रूरी थोड़ी है ना कि अगर मेरे पास ₹100 है या मेरे पास ₹1000 है, तो हम सारा पैसा एक ही सामान को खरीदने में खर्चा करें, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो कोई भी उपभोक्ता जब 2 या 2 से अधिक सामानों में अपने पैसे को खर्च करता है, तो ये नियम ये बोलता है कि जितने भी सामानों के ऊपर वो पैसे को खर्च किया है, उससे जो यूटिलिटी मिलेगा, वो उस पैसे के बराबर होगा। देखो हम सिंपल बता दे रहे हैं, अगर मान लो मेरे पास ₹100 था और उस ₹100 को हम 3 सामान में खर्चा किए ए, बी और सी में। मेरे पास कितना रुपया था? ₹100। हम उस ₹100 को 3 सामान में खर्च किए ए, बी और सी। तो ये जो 3 सामान में हम पैसा को खर्च किए हैं, इससे जो गुड्स ए से जो हमको सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी मिला, इस गुड्स बी से जो सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी मिला और ये गुड्स सी से जो सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी मिला, जब हम इसको जोड़ेंगे इन सब यूटिलिटी को, तो मेरा 100 के बराबर हमको मिल जाएगा, क्योंकि ₹100 खर्चा किए तो 100 के बराबर हमको यूटिलिटी मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी प्रिंसिपल पे मेरा समसीमांत उपयोगिता नियम यानी लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वल लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी हमको मिलेगा, इस पे ये बेस्ट है। ठीक है, उसी चीज को देखो यहाँ पे हम हिंदी में आसान शब्दों में आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं। एक बार पढ़ना, याद हो जाएगा, नहीं तो पहले जो हम नोट्स दिए थे वो कर लेना, याद हो जाएगा। जैसे देखो 2 सामान खरीदे हैं ए, बी, सी, तो गुड्स ए का मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स बी का मार्जिनल, गुड्स सी का मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगा मेरा। ठीक है, उसी चीज को देखो यहाँ पे टेबल के थ्रू भी यहाँ पे समझाए हैं। ठीक है, अब देखो इन सब का देखो यहाँ पे, यहाँ से इसका एक ग्राफ में प्रेजेंटेशन करेंगे, गुड्स ए मतलब गुड्स की इकाई, और ये इसका अलग यूटिलिटी अलग ग्राफ दिखाएंगे, और ये वस्तु की इकाई और वस्तु सी की मार्जिनल यूटिलिटी देखो इसका अलग ग्राफ में दिखा देंगे। ये देखो संतुष्टि कहाँ हो रहा है, सीधा सीधा संतुष्टि 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 का बिंदु। ठीक है, आया समझ में मेरा। सेम देखो इंग्लिश में भी बच्चा लोग सेम यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है जो ऊपर हम अभी आप लोगों को समझाएं। ठीक है, कि एक चीज में सामान खर्चा नहीं करेगा पैसा, जितने भी चीजों में वो पैसा खर्च करेगा उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वो बराबर होगा उसका जितना वो टोटल पैसा को खर्चा किया है, जितना वो टोटल पैसा को खर्चा किया है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराए थे, लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आ गया ये क्वेश्चन। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत क्या है, इसके संबंध को समझाइए। व्हाट आर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, हाउ इट इज रिलेटेड। अब देखो कुल स्थिर लागत जिसको हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, ये होता क्या है, टीएफसी। ठीक है, कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी। ठीक है, कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ध्यान से सुनो, जैसे हम लोग जिन भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं, हम कोई भी सामान को बना रहे हैं, उस सामान को बनाने में हम जितने भी फिक्स एसेट को यूज करते हैं या फिक्स या फिक्स चीजों के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, वो मेरा होता है कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और ये मेरा वस्तु के उत्पादन की मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। मेरा वस्तु का उत्पादन चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा या उत्पादन शून्य हो जाए, फिर भी इसका खर्चा इतना ही होगा। अगर कुल स्थिर लागत खर्चा ₹30 कर रहे थे तो ₹30 खर्चा करेंगे, फिर चाहे उत्पादन कितना भी बढ़ जाए या उत्पादन कितना भी घट जाए या उत्पादन हो ही ना, उत्पादन शून्य हो जाए, तो भी मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इतना का इतना ही रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पे के मान लिए, और देखो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये चाहे उत्पादन बढ़े या चाहे उत्पादन घटे या उत्पादन शून्य हो जाए, तो भी ये मेरा उतना ही रहने वाला है। आया समझ में मेरा बात, ये होता है कुल स्थिर लागत। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। अब देखो कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वस्तु के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन बढ़ते जाएगा, इसका खर्चा भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन घटते जाएगा, ये भी घटते जाएगा। और जहां वस्तु का उत्पादन शून्य हो गया तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये देखो ये है,
अगर ये शून्य हो गया उत्पादन तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो ये भी मेरा क्या होते जा रहा है, ये भी मेरा बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, चलो इसी चीज को यहाँ पे लिखे। अब आते हैं कुल लागत क्या होता है। अब देखो कुल लागत का मतलब सिंपल है बच्चा, कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट। अब देखो कुल लागत का मतलब है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़, यानी कि टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे देखो यहाँ पे मेरा ये कुल लागत था, कुल लागत था, ये मेरा यहाँ से कुल परिवर्तनशील लागत था। तो ये जो मेरा यहाँ से ये कुल परिवर्तनशील लागत है तो इन दोनों के ऊपर से मेरा जाएगा ये लागत। ठीक है, ऐसे ही इस ग्राफ को बना दिए यहाँ पे हम। इन नीचे वाला दोनों का इसका इसका जोड़ है ऊपर वाला। ठीक है, कुल लागत का मतलब है कि एक सामान बनाने में टोटल कितना पैसा हम लोग खर्चा किए। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ओ माँ इंग्लिश में कैसे छूट गया जी? ओहो! तो बच्चा लोग इंग्लिश वाले लोग समझ में आ गया ना, गलती से ये क्वेश्चन का नोट्स इंग्लिश में छोड़ दिए हम। ठीक है, मिस्टेक हो गया जी। इधर इंग्लिश में लिखे ना है, नहीं तो नहीं तो फिर इंग्लिश वाला लोग हमको छोड़ता नहीं कि सर आप ठग दिए। हाँ, इंग्लिश में बोल के सिर्फ हिंदी में पढ़ा के भाग गए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, 10 क्वेश्चन करेंगे। कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम को उदाहरण देकर समझाइए। ये तो हमको नहीं लगता है उतना पूछा जाएगा। कुल आगम, सीमांत आगम नहीं, हमको नहीं लगता ये पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी चलो हम दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, एक बार पढ़ने मन करेगा तो एक बार पढ़ सकते हो इसको, अगर आप लोगों को पढ़ने का मन करेगा तो एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नीचे देखो इंग्लिश में है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। क्योंकि ये अगर पूछना रहा ना बच्चा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में पूछेगा, लॉन्ग में हमको नहीं लगता है पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? औसत लागत तथा सीमांत लागत के आपसी संबंध को चित्र की सहायता से व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी एंड मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो ये चीज जो है हम आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी समझाए थे। अब देखो औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है? पहले लागत का मतलब समझ लो, लागत का मतलब क्या होता है? लागत का मतलब होता है कि हम लोग जो भी सामान को बना रहे हैं, उस सामान को बनाने में हमको जितना भी पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका लागत। यानी कि देख भाई, इस सामान को बनाने में इतना रुपया का टोटल खर्चा हम किए हैं, तो ये मेरा लागत है। ठीक? तो देखो औसत लागत का मतलब होता है हम जितने भी सामान को बनाए हैं, प्रति इकाई वस्तु की लागत, प्रति इकाई वस्तु की लागत, प्रति इकाई उत्पादन की लागत। हम जितना भी सामान बनाए हैं, उसमें एक-एक सामान का जो मेरा दाम था, वो मेरा होगा आपका औसत लागत। जैसे ये मान के चलो कि हम 10 किताब बनाए थे और 10 किताब बनाने में जो हमको कुल व्यय करना पड़ा था, वो 1000 करना पड़ा था। यानी हम ₹1000 खर्चा किए हैं, कितने किताब बनाने में? 10 किताब। तो बताओ 1 किताब में हम कितना रुपया खर्चा किए होंगे? तो 1 किताब में 0-0 कट गया, 1 किताब को बनाने में हम ₹100 खर्चा किए होंगे। तो ये जो 1 किताब का जो मूल्य आया मेरा ₹100, वही मेरा कहलाता है औसत लागत। ठीक है? प्रति इकाई वस्तु की लागत को औसत लागत कहते हैं। अब देखो सीमांत लागत क्या होता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत का मतलब हमेशा हम समझाते हैं एक अतिरिक्त। जितना भी अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन में जो खर्चा होता है, वही होता है मेरा सीमांत लागत। ठीक है? अब देखो इन दोनों में क्या संबंध होता है? तो देखो इन दोनों में संबंध को पहले ये ड्राइंग देख लो। इन दोनों में क्या संबंध होता है? 1 सेकंड देना। देखो इस ग्राफ को पहले समझना, ठीक है? ये मेरा होता है औसत लागत वक्र, जो यू आकार का होता है, याद है ना सबको? अल्पकाल या दीर्घकाल में औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, याद रखना, एमसीक्यू पूछेगा। और इस औसत लागत वक्र को, ये जो इसका सेंटर होता है, ये सेंटर यहां से आपका काटेगा मार्जिनल कर्व, और काटने के बाद मार्जिनल कर्व यहां से बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि सीमांत लागत। हो गया? काटा यहाँ पे, काटा ना यहाँ पे। इस ग्राफ को याद रखना, इस ऐसे ये ग्राफ बना। हो गया? इसको याद रखना, ठीक है? इसके बाद देखो अब इनमें संबंध पूछ रहा है, तो देखो ऊपर जो ये ग्राफ है ना, इसी के बेसिस पे आपका संबंध निकला है। देखो क्या-क्या संबंध है, ठीक है? देखो सबसे पहला संबंध,
बोला गया है जब तक एमसी एसी से कम होता है तब तक एसी वक्र गिरता है और एमसी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटने से पहले नीचे गिरता है। सही बात है। जब एमसी कर्व देखो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्राइंग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। एवरेज कर्व हो गया ये। एवरेज कर्व को यहाँ काट के ये ऊपर आ जाएगा एमसी कर्व। ठीक है, ये एवरेज कर्व है। देखो अब समझो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, जब एमसी वक्र गिरता है, देखो एमसी वक्र जब तक नीचे गिर रहा है, देखो एमसी वक्र जब तक नीचे गिरता है तो एसी वक्र की तुलना में अधिक तेजी से गिरकर उसके न्यूनतम बिंदु ई तक पहुंच जाता है। तो ई तक हम लोग को जानना जरूरत नहीं है, ये न्यूनतम बिंदु यहाँ से जो ऊपर में डॉट था ना, ये है। तो ये हम लोग को उतना जानना जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखना कि एमसी जब गिरता है तो एसी की तुलना में एमसी और जल्दी नीचे गिरता है। और तीसरा, उठता हुआ एमसी वक्र, और जब यहाँ काटने के बाद एमसी वक्र ऊपर बढ़ेगा, उठता उठता हुआ एमसी वक्र एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। उसके किस बिंदु पर? न्यूनतम बिंदु पर उसको काट के वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन है। देखो इंग्लिश में भी सेम यही चीज लिखे हैं। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 10 बुक्स बनाए थे 1000 रुपया में, तो एक बुक्स का दाम हम लोगों को कितना पड़ा? तो एक बुक्स का दाम पड़ा 1000 डिवाइडेड बाय 100। 1000, अरे भाई 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100, यानी पर कॉस्ट पड़ा 100 रुपया। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वन एडिशनल गुड्स का प्रोडक्शन करने से जो टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा सा लिखिए। अब सेम यहाँ देखो वही ग्राफ है, स्क्रीनशॉट लेना होगा ना। हाँ, सेम देखो यहाँ पे वही ग्राफ है और उसी ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 3 गो किए जो हम ऊपर हिंदी में समझाएं, सेम वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम किए हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर? अब देखो इतना तो हमको नहीं लग रहा है कि ये तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछेगा, अंतर पूछ सकता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में आपका क्या अंतर होता है? अब देखो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी हो, मिश्रित हो, कुछ भी हो, भाई 3 सेक्टर वहां काम करेगा। एक होगा प्राथमिक क्षेत्र, एक होगा द्वितीयक क्षेत्र यानी कि गौण क्षेत्र, और तीसरा होगा तृतीयक क्षेत्र। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो याद रखना प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे भूमि, वन, खेती करना, खेती बाड़ी करना, खनन यानी माइनिंग करना, ये सारा काम जो है मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे कि मछली पालना, पौधारोपण करना, पेड़ पौधा पालना, या तो फिर आपका माइनिंग करना। ठीक है, मुर्गी पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, आपका ये मत्स्य पालन, पौधारोपण, ये सब चीज। ठीक, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक या गौण क्षेत्र, इसका काम होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जिन भी चीजों का उत्पादन हुआ वो उसको बनाए। जैसे हम आपको समझा दे रहे, गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में हुआ, गन्ने का उत्पादन होने के बाद चीनी बनाने का काम द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक, अब उस चीनी को फैक्ट्री तक उस चीनी को बाजार तक पहुंचाना है, तो बाजार तक पहुंचाने के लिए गाड़ी परिवहन मदद करेगा, तो परिवहन मेरा तृतीयक क्षेत्र में आता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में बेसिकली बैंक हो गया, बीमा हो गया, यातायात हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य आदि शामिल होते हैं। इसके बाद इन तीनों में ये थोड़ा-सा अंतर है। ठीक है, ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र में अंतर है। 1, 2, 3 हो गया ये 4 अंतर। अगर अंतर याद करने का मन होगा तो अंतर कर लेना। ठीक, सेम यही चीज़ इंग्लिश में भी लिखे भाई, इकोनॉमी का 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों का होता क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली प्राइमरी सेक्टर जो है वो रिलेटेड होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन करना किसका यूज़ करके? तो प्रोडक्शन यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज का, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब मेरे लिए होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब अभी समझाएं, इसमें इंडस्ट्री आता है, फैक्ट्री आता है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टेरिटरी सेक्टर में आता है आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब मेरा आता है टेरिटरी सेक्टर में। क्लियर है जी? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ये उन तीनों में डिफरेंसेस है, एक बार डिफरेंसेस को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट, पहला चैप्टर स्टार्ट करते समय में ही हम ये सब समझाए थे। ठीक है, बहुत अच्छा से और डिटेल से समझाए थे। आगे, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या का उल्लेख करें, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देख बेटा, कोई भी अर्थशास्त्र है, पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र को उत्पादन से संबंधित समस्या होगा ही होगा और उत्पादन से संबंधित समस्या ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या होती है। अब ये जो केंद्रीय समस्या होगा, ये 3 तरीके का होगा। अब भाई, ये तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी इकोनॉमिक्स का बच्चा ऐसा बचा होगा अब तक जिसको ये 3 समस्याओं के बारे में पता ना हो। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का समस्या होता है क्या उत्पादन करे। इसमें अर्थशास्त्र को यानी कि उत्पादक को ये देखना पड़ता है कि भाई वो किन वस्तुओं का उत्पादन करे। उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करे, सेवा वस्तुओं का उपभोग करे, मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन करे, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे। तो पहले उसको ये तय करना पड़ता है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करें, अर्थशास्त्र की पहली केंद्रीय समस्या। अर्थशास्त्र की दूसरी केंद्रीय समस्या है कैसे उत्पादन करें। अब अगर डिसाइड कर लिए कि क्या सामान का उत्पादन करेंगे, तो दूसरा समस्या होगा कि उत्पादन कैसे करेंगे। उत्पादन कैसे करेंगे का मतलब है श्रम प्रधान तकनीक लगा के करेंगे या पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब है कि श्रमिकों को, मजदूरों को ज्यादा काम पे लगाएंगे या पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनों को ज्यादा लगाएंगे। और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। किसके लिए उत्पादन करने का मतलब होता है कि हम समाज के किस लोगों के लिए उत्पादन करेंगे, क्योंकि जिसके लिए उत्पादन करेंगे उसको देखते हुए उत्पादन करना होगा। ठीक है, तो ये देखो इंग्लिश में भी सेम यही लिखे, कोई भी इकोनॉमिक्स हो आपका, फिर चाहे वो आपका कहाँ गया, इकोनॉमिक्स मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सब जगह प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसी को हम लोग इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली 3 टाइप का होगा। सबसे पहला होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें डिसाइड करना होगा कि किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे हम लोग। कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या इंटरमीडिएट गुड्स या कुछ और का। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है कि लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यानी लीवर इंसेंटिव टेक्निक को लगाएंगे या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे। और लास्ट में होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पादन फलन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो उत्पादन फलन क्या होता है। तो उत्पादन फलन का मतलब सिंपल सा बात है, अगर हम किसी सामान का उत्पादन कर रहे हैं, हम अगर किसी सामान का उत्पादन कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले उसमें इनपुट्स लगाना होगा। इनपुट्स लगाएंगे, वो प्रोसेस होकर के क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। जैसे मान लो अगर हमको चिप्स बनाना है, आलू का चिप्स बनाना है, हम चाहते हैं मार्केट में उसको बेचें, तो चिप्स बनाने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो मटेरियल्स लगाना पड़ेगा। आलू का जरूरत होगा, नमक का ज़रूरत होगा, मसाला का ज़रूरत होगा, मशीन का ज़रूरत होगा, होगा ना? और इसके बाद साथ-साथ तेल का ज़रूरत होगा, पैकेजिंग का ज़रूरत होगा। तो ये जो भी सामान हम लगाएँगे, इसको बोला जाता है इनपुट्स और इनपुट्स को यहाँ बोला जाता है उपादान। इनपुट्स को क्या बोला जाता है? उपादान, ये इनपुट्स है, ठीक है? और इन सारे सामानों को लगा कर के प्रोडक्शन किए, तो जो प्रोडक्शन किए वो कहलाएगा उत्पादन, यानी कि आउटपुट, प्रोडक्शन। तो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन यानी कि उपादान और उत्पादन के बीच संबंध बताने वाले को ही उत्पादन फलन कहा जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन शो करता है इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में। किसके किसके बीच, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच ये रिलेशन बताता है कि देखो भाई, इतना 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 सामान लगाएंगे तो इतना 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 उत्पादन मेरा होगा। ठीक है, और ये देखना ये हमेशा मात्रात्मक संबंध को बताता है, यानी कि क्वांटिटेटिव, इतना सामान लगाएं तो इतना हुआ, उतना हुआ तो इतना। जैसे क्यू एक्स यानी कि प्रोडक्शन होगा, एफ का मतलब फंक्शन है मेरा, ए बी सी डी 4 गुड्स है तो इसका ये मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका देखो क्या बोल रहा है, इसका मान्यता। तो ये हम लोगों का उत्पादन फलन का क्या है, मान्यता है कि उत्पादन फलन तब काम करेगा जब ऐसे मेरा होगा। इसके बाद ये उत्पादन फलन की क्या है, विशेषताएं हैं। एक बार पढ़ना ना, एक बार पढ़ते ही आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम चैप्टर में बहुत अच्छा से इन सबको कवर करवाए थे। ठीक है, देखो प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हम अभी सिंपल सा बात है जो बताएं कि ये रिलेशन बताता है किसके बीच, इनपुट्स और मेरा प्रोडक्शन के बीच, यानी इनपुट्स और
आउटपुट के बीच ये मेरा रिलेशन को बताता है। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, फॉर्मूला मेरा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे इसका एजम्पशंस, ये कब कब ये रूल लागू होगा, ये इसका क्या है, इसका एजम्पशंस हो गया, ये हो गया। और नीचे देखो इसका ये हो गया हम लोग का कैरेक्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक संतुष्टि के लिए उपभोक्ता वस्तु के किस बंडल का चुनाव करता है? अधिमान वक्र द्वारा दर्शाइए। Which bundles of goods consumer choose for maximum satisfaction so with the help of indifference curve? इसको उदासीनता वक्र, कोई भी उपभोक्ता हमेशा उन वस्तु के बंडलों को खरीदेगा जिससे उसको अधिक उपयोगिता की प्राप्ति होगी। जैसे सर, जैसे समझा रहे हैं, अगर मान लो ये एक उपभोक्ता है, ये एक कंज्यूमर है, इसके पास 3 बंडल का ऑप्शन है। कितने बंडल का ऑप्शन है इसके पास? मान लो 3 बंडल का इसके पास ऑप्शन है। पहला बंडल में कोई सामान रखा हुआ है, सपोज कर लो 3 सामान है, ए, बी और सी, 3 गो सामान है। पहले बंडल में ए 9 पीस है, गुड्स बी 8 पीस है और गुड्स सी सपोज 10 पीस है। दूसरे बंडल में 2 पीस है, 4 पीस है, 6 पीस है। तीसरे बंडल में 6 पीस है, 3 पीस है, 9 पीस है। तो बताओ एक उपभोक्ता इन तीनों में से कौन बंडल को पहले चुनना पसंद करेगा? सर बोलेगा जिससे सर अधिकतम संतुष्टि मिले। तो सर बताओ अधिकतम संतुष्टि किसके मिल रहा है? सर अधिकतम संतुष्टि तो पहला बंडल से मिल रहा है। हाँ, ये उपभोक्ता जो है वो इसी बंडल का मेरा क्या करेगा, चुनाव करेगा। तो इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है। तो भाई कोई भी उपभोक्ता हमेशा उस बंडल को ही चुनना पसंद करेगा जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिला। यानी अगर वो अपना पैसा को खर्च कर रहा है तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले। अपना पैसा खर्च करके जिस बंडल से उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगा वो उसी बंडल का चयन मेरा करेगा। वही चीज यहाँ लिखे। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसी चीज को देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, उसी चीज को, ये हम लोग का कीमत रेखा है। तो कीमत रेखा में मान लो अगर यहाँ वो ले रहा है यहाँ पे तो यहीं से वो वस्तु का चुनाव करेगा। आया समझ में? बस इसी चीज को यहाँ पे नीचे ये पॉइंट करके लिख दिए हैं। स्टोरी सुना के देखो, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, लेकिन वो ड्राइंग याद रखना। ठीक, इंग्लिश में भी सेम यही लिखे हैं कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो उसी बंडल को खरीदना पसंद करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी जितना वो पैसा प्राइस खर्च कर रहा है, जितना उसके पास इनकम है और जितना वो गुड्स के लिए खर्चा कर रहा है, तो उस गुड्स के प्राइस के बराबर अगर उसको मिल गया तो वहां पे वो उसको कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, उसी चीज को देखो यहाँ पे ड्राइंग में बताए हैं। ये ग्राफ हो गया, वो फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, ग्राफ हो गया, इसके बाद थोड़ा सा एजम्पशन यहाँ पे हम लोग और लिख दिए। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन जो है हम लोगों को फिलहाल आज के लिए रहने देते हैं। आज के लिए नहीं, अभी के लिए। ये तो पहला सेट आया है ना, हम ऐसे ही आप लोगों को कम से कम 4 और सेट करवा देंगे। इतना अगर आप कर लोगे, इसके बाद मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब चीज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आंसर को ना रट्टा नहीं मारना। हम बार-बार समझाते हैं इकोनॉमिक्स में रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना? बस आप सुनो, याद रखो और उसको अपने हिसाब से भी आप लिख देना एग्जाम में जाके बिंदास। रट्टा मारने में अब टाइम लॉस मत करना अपना, ठीक है?